everyone, welcome to the Study Falcon. I am हर्षिता गुलाटी. आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हम सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए हमारी बाइबल जैसी है. जितने भी इंडिया में लॉज हैं उनको जो अपनी बेसिक गवर्निंग मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में से ही मिलती है. पर ये बहुत जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनते टाइम क्या क्या कमिटीज बनी थी, किसने उनको चेयर किया था. ये हम सबको पता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. पर इस क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से, जैसे कि 26 नवंबर 1949 का क्या रेलेवेंस है, कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हमने इस दिन अडॉप्ट किया था, हम इसे लॉ डे क्यों बोलते हैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो फंक्शनिंग में 26 जनवरी 1950 में आया था. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में डील करेंगे. कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कैबिनेट मिशन क्या था. ये ऐसा एरिया है आपका जो बहुत बेसिक है और इसमें से आपके एक या दो क्वेश्चन आपके मोस्टली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो आते ही हैं. तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, हम आपको एक एक डिटेल ऑफ मेकिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पे बताएंगे. सो स्टे ट्यून्ड. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का फंडामेंटल लॉ बताता है. इट इज द लॉ ऑफ द लैंड जिसके बेसिस पे बाकी के लॉज बनते हैं. इट सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विद इन द स्टेट एंड डिक्लेयर्स द प्रिंसिपल्स बाय दीज ऑर्गन्स दैट दे मस्ट ऑपरेट. तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ है जो बाकी के लॉज को एक अथॉरिटी देता है. इट इज द ग्रैंड नॉर्म. केल्सन की अगर भाषा में हम इसे समझें तो इट इज द ग्रैंड नॉर्म फॉर एनी कंट्री. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर. ये हमारे लाइन बोली गई थी बाय केसी व्योरे. अब क्वासी फेडरल का क्या मतलब होता है? क्वासी फेडरल का मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं हैं. फेडरल मतलब कि जहां पे हमारी पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. पर अब क्वेश्चन आता है, ये तो है कि सेंटर अपनी पावर्स बनाती है, स्टेट अपनी पावर्स डिसाइड करती है, तो क्वासी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी पावर्स हैं जो स्टेट की जिसमें सेंटर इंटरफेयर कर सकता है. जो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में एलिमेंट्स दे रखे हैं उसमें दोनों की पावर्स आती हैं. बहुत सारी हम उसमें जो थ्योरीज हैं वो लगाते हैं टू डिसाइड कि सेंटर इस चीज़ को रूल करेगा या स्टेट रूल करेगा. पर कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो ओरिजिनली पावर स्टेट की थी पर सेंटर उसमें बार्ज इन कर सकता है. जैसे कि जब इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे सारे डिसीजन सेंटर के हाथ में आ जाते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है इन नेचर एंड इट इज नॉट प्योरली फेडरल. ठीक है, अब बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे. कैबिनेट मिशन में सबसे पहले डिस्कस हुआ था फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1946. उसमें डिटेल्स बताई गई थी कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है याद रखने वाला वो ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सबसे पहली बार समन हुई थी 9 दिसंबर 1946 को. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया गया था. सबसे पहले ये कमेटी आपकी आई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सबको ये लगता है कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पर नहीं. 2 दिन के लिए टेम्परेरीली
डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था? Constituent Assembly was elected by indirect election by the members of the provincial legislative assemblies under a scheme formulated by cabinet mission. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आई विल हाईलाइट दिस, कि कैबिनेट मिशन ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्कीम है फॉर्मुलेशन की वो ले डाउन करी थी। तो अब इसमें हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, और जो स्कीम बनाई गई थी कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो बनाई गई थी हमारी कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसमें हम समझेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहली बार जो कब ये हमारी असेंबली बैठी थी वो बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी बहुत सारी चीजें बताई कि हमारा नेशनल फ्लैग कैसा होगा, हमारा नेशनल एंथम कौन सा होगा, अल्टीमेट अडॉप्शन जो है हमारा वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह होगा। वी डिसाइडेड कि वी विल बी अ डेमोक्रेसी एंड नॉट अ डिक्टेटरशिप। तो अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सेकेंड मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया था, और H.C. मुखर्जी बने थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब यहाँ पे आपकी 2 डेट इंपॉर्टेंट है, एक तो 9 दिसंबर और एक 11 दिसंबर। आई विल हाईलाइट दिस वन ऑल्सो। तो 9 दिसंबर को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसको हेड करा गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, और हमारी सेकेंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारी असेंबली के। टोटल जो बुलाए गए थे वो थे 389 रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे कैबिनेट मिशन ने फॉर्मुलेट करी थी स्ट्रैटेजी, उसके द्वारा टोटल 389 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। 296 जो बिलोंग करते थे ब्रिटिश इंडिया के एंड 93 जो बिलोंग करते थे प्रिंसली स्टेट्स के। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो कंट्री में कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो जिनको प्रिंसली स्टेट्स का टाइटल मिला हुआ था, जिन पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे, उनके अपने ही किंग्स और रूलर्स उन पे रूल करते थे। तो 93 हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी और 296 हमारे पास वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे। पर प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनेंगे, इस डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अपने आप को उस टाइम पे पार्ट ही नहीं मानते थे ब्रिटिश इंडिया का, या फॉर दैट मैटर इंडिया का, कि हम कैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएं। बाद में हमारे प्रिंसली स्टेट से हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे दैट दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि हैदराबाद वाज अ प्रिंसली स्टेट। दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, इसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। तो अब हमारे जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे 296। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स वर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वी विल टिक मार्क ऑन 296 एंड नॉट ऑन 389, क्योंकि बुलाए 389 गए थे पर एक्चुअली हमारे 296 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या हुआ, किस किस पॉइंट पे इन लोगों ने क्या क्या किया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑन December 13, 1946। इसमें जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, हमारी क्या फंडामेंटल्स हैं, फिलॉसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की, वो बताई गई थी। जैसे कि हमें इसे डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी है, फेडरल बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, ये सारी चीजें एक फिलोसफिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था, ये समझ लो कि एक तरीके से हमारी आउटलाइन दी गई थी कि हमें किस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आता है कि कितना टाइम लगा था हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसमें यू हैव टू रिमेंबर कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 years 11 months and 18 days लगे थे। इतना हमें पूरा टाइम लग गया था पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि उसमें इतनी सारी रीडिंग्स हुई थी, इतने सारे सेशंस हुए थे, इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी। तो इन ओवरऑल वी टुक 2 years 11 months and 18 days to make our constitution। अब इसमें आता है आपका रेलेवेंस। ये जो डेट यहाँ पे मेंशन है वो है नवंबर 26, 1949। इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे से भी जानते हैं, पर व्हाई, आई मीन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नवंबर 26, 1949? ये हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था नवंबर 26, 1949 को, और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो अब समझते हैं इन दोनों डेट्स में डिफरेंस क्या है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था नवंबर 26, 1949 को। उस दिन हमारे को ये सब पता था कि हमारे क्या क्या प्रोविजंस होने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमने इसमें मेंशन करनी है, किस आर्टिकल में हमें क्या करना है। पर उस दिन ये इफेक्ट में नहीं आया था। इफेक्ट में आया था ये 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को उसी दिन 20 साल पहले इसे हमने पूर्ण स्वराज का दिन माना था। इस दिन हमने पूर्ण स्वराज लिया था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि इफेक्चुअली हम इसको लाएंगे 26 जनवरी 1950 को, और उसको इफेक्ट में लाने के लिए बहुत और चीजें करनी थी, इसीलिए 2 महीने का गैप लिया गया। अब ऐसी कौन सी चीजें करनी थी जो हमें 2 महीने का गैप की जरूरत थी? तो अब ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं आपके जो 26 नवंबर को ही इफेक्ट में आ गए थे। प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट जो बहुत सारे लोग नहीं समझते। सबको ये लगता है कि इफेक्ट में हम 26 जनवरी 1950 को ही लाए थे, पर ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे 26 नवंबर को ही इफेक्ट में आ गए थे, जैसे कि हमारी सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट, इलेक्शंस, ये सारे प्रोविजंस आपके आ गए थे इफेक्ट में 26 नवंबर को। ये इसलिए जरूरी था कि अगर इलेक्शन लाओगे नहीं पहले तो 26 जनवरी को इलेक्ट करोगे किसे? प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा होगा 26 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट तो करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट थे कि हमने ये 4 प्रोविजंस पहले ही इफेक्ट में ले आए थे। अब इसमें एक दूसरी डेट है जो हमें हमारे लिए रेलेवेंट है। आई विल हाईलाइट दिस ऑल्सो। दिस इज 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमने जनगण मन विच इज आवर नेशनल एंथम उसे अडॉप्ट किया था। फर्स्ट 2 वर्सेस ऑफ आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इनको अडॉप्ट करा था। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी थी कि हमने 24 जनवरी को हमने जनगण मन और वंदे मातरम अडॉप्ट करा था। सो दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जब हमें पूछा जाए कि नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट, सो इट्स नॉट 26 जनवरी, इट्स 24 जनवरी। तो ये था हमारी कि हमारी जितनी सारी कमिटीज थी जो हमारी बनी जब हमें बनाना था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने पूरे 11 सेशंस कंडक्ट करे थे टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी was made on
29 अगस्त 1947। ये इसलिए बनी थी कि जिससे कि हम इनसे सजेशंस ले सके, स्क्रूटिनाइज हो सके कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो कैसा है, जो बेसिक फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद इन लोगों की सुपरविजन आई कि आप देखो, स्क्रूटनाइज करो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं, जो हमारे 296 रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताए हैं, वो कैसे है, उनकी एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। जनरल पार्लेंस में हम यही सब जानते हैं, बट इन रियलिटी पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पर उसमें बहुत और मेंबर्स थे, जैसे कि एक बहुत हम फेमस नाम है डॉक्टर K.M. मुंशी। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो डॉक्टर K.M. मुंशी ने ही दिए हैं। तो इस कमेटी ने इसकी स्क्रूटिनी करी, क्लॉज बाय क्लॉज इसे पढ़ा गया, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, वो बना था हमारा बेसिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारे प्रोविजंस हमने बाकी जगह से भी लिए हैं, पर जो हमारा बेस था वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमने 26 जनवरी को इसको अडॉप्ट कर लिया। पूर्ण स्वराज का दिन था, ऑलरेडी 20 साल पहले हमने जिन पूर्ण स्वराज मनाया था, तो हमने 26 जनवरी को अपने आप को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह डिक्लेयर कर दिया। अब ये समझते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं वो हमने कहाँ से बोरो करे हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमसे बड़ा लिखित कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये एक बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हमारे लॉज की अथॉरिटी कहाँ से आएगी। बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही नहीं है, वो ओरली चलते हैं। जैसे हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट के हमारे पास सिर्फ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, पर कोई सेक्शन वाइज लॉ नहीं है। तो ऐसे बहुत कंट्रीज में एक रिटन लॉ नहीं है। अब हमारा जो प्रियम्बल और फेडरल स्ट्रक्चर है ये हमने बोरो करा था यूनाइटेड स्टेट्स से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ, दिस वी टुक फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए आयरलैंड से, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से पावर्स ऑफ इमरजेंसी, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड फ्रांस से हमने लिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से याद क्या क्या रखना है, ये सब तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब इसमें से आपको सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सिंपली सबसे पहले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर। सेकेंड, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ही वाज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट फॉर 2 days। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कैबिनेट मिशन ने बनाया था, नॉट क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन फेल हुआ था, कैबिनेट मिशन ने बनाया था। उसके बाद फर्स्ट डे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी वो था December 9, 1946 एंड देयर वर 296 रिप्रेजेंटेटिव्स। देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू एंड हमें 2 years 11 months and 18 days लगे थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था November 26, 1949 को और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। और हमारी सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट और इलेक्शंस हमारे आए थे इफेक्ट में 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, एंड लास्ट आपको बस ये याद रखना है कि हमने कौन सा प्रोविजन कहां से अडॉप्ट करा है। ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत रेलिवेंट हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो व्हाट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे।
ये आप इसको ऐसे ही मेमोराइज कर लेना. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. I will see you guys in the next video.